क्या आप यकीन करेंगे, मध्यकालीन भारत के दक्षिण में एक ऐसा शहर जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर शहर माना जाता था, एक ऐसा शहर जहां के बाजारों में खुलेआम, जहां की सड़कों पर खुलेआम हीरे मोती सोना चांदी बेचा जाता था। और ये सच है, और ये सच हमें मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी कोई भारतीय इतिहासकार या दरबारी चाटुकार नहीं दे रहा है। यह जानकारी हमें इस समय के विदेशी यात्री, बहुत सारे विदेशी यात्रियों के विवरणों से हमें यह जानकारी मिलती है कि इस समय दक्षिण भारत में एक ऐसा साम्राज्य था, एक ऐसा शहर था जो बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली था, और वह साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। तो आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, जिसमें हम देखेंगे कई राजवंश। इन्हीं में से एक राजवंश के शासक हैं कृष्णदेव राय, जिनके न केवल राजनीतिक और सैन्य क्षेत्र में इन्होंने महानता प्रदर्शित किया, बल्कि कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी इनका योगदान अभूतपूर्व रहा। इसलिए मध्यकाल में हम इस राजवंश को, इस साम्राज्य को स्वर्ण युग की तरह देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज विजयनगर साम्राज्य। देखो, विजयनगर साम्राज्य मुख्य रूप से देखा जाए तो यह दक्षिण में, विजयनगर दक्षिण में कहाँ, तो देखें तो ये भी वही कृष्णा नदी, और ये कृष्णा नदी है और उसी के सहायक है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। यह साम्राज्य उस समय स्थापित हुआ जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के समय में हम देखते हैं कि काफी सारे विद्रोह, राजनीतिक उथल पुथल, एक अशांति का दौर चल रहा था। उसी दौर में दक्षिण भारत में भी इस तरह के विद्रोह हुए, और दक्षिण भारत में ही इस समय हम देखते हैं एक विशाल साम्राज्य, एक हिंदू साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जिसने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा की, और लगभग 300 वर्षों तक दक्षिण भारत में इन्होंने शासन किया और धर्म और संस्कृति की रक्षा की। तो विजयनगर साम्राज्य मूल रूप से देखा जाए तो यह विजयनगर साम्राज्य, एक बार देख लें कि ये विजयनगर साम्राज्य कब, 1336 में इसकी स्थापना। इस साम्राज्य में हम देखेंगे तो कुल 4 राजवंशों को हम लोग देखेंगे, एक के बाद एक 4 राजवंशों ने इस साम्राज्य को रूल किया। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं संगम वंश, संगम, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश, और सबसे अंत में आरविडू वंश, आराविडू और आरविडू वंश। ये 4 राजवंशों ने इस समय शासन किया। संगम वंश 1336, सबसे पहले यही है संगम वंश, लगभग 1485 ईस्वी तक। फिर सालू वंश, सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक। फिर आया तुलु वंश, इसी वंश से संबंध रखता है कृष्णदेव राय। तुलु वंश, तुलु वंश का समय काल 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। और फिर लास्ट में आता है आरविडू वंश। आरविडू वंश 1570 से लेकर चलता रहा, लेकिन यह राजवंश बहुत ही कमजोर था। फिर भी लगभग देखें तो काफी समय तक, लगभग 1650 ईस्वी तक ये राजवंश। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग परमार विजयनगर राजवंश, विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया। पहला है संगम वंश, फिर सालू, फिर तुलु और फिर आरविडू वंश। विजयनगर, देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हमने देखा था दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे कि आप जानते हो दिल्ली सल्तनत जब उत्तर भारत में स्थापित हुआ, तुर्कों ने अपने आप को स्थापित किया, तो फिर उनका परिणति था कि भाई दक्षिण को भी अपने साम्राज्य में, अपने सल्तनत में शामिल करना है। तो सबसे पहला प्रयास हम देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में, जब उनका सेनापति अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखते हैं मलिक काफूर का आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग सभी दक्षिण भारत के राजाओं को परास्त किया, हिंदू राजाओं को परास्त किया, लेकिन उन पर नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखा, अर्थात साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में नहीं किया अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद देखते हैं गयासुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसने देवगिरी को, दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी जो सबसे उत्तर में था, उस पर अधिकार वर्चस्व स्थापित किया। फिर गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल को जीता, देवगिरी, फिर इधर वारंगल को जीता, और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने बाकी जो बचे राज्य थे जैसे होयसल, उसको भी जीत लिया। और फिर
पांड्यों को भी जीता अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हम देखते हैं कि संपूर्ण दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत का अंग बन जाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय हम देखते हैं कि दक्षिण भारत स्वतंत्र भी हो जाता है। ऐसा कैसे? कुछ ही वर्षों में कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत, संपूर्ण दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ गया, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही सारे दक्षिण भारत सल्तनत से स्वतंत्र हो गए। तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिण भारत को जीता, तो इस समय दक्षिण भारत को जीतने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने तुर्क अधिकारियों को भेजा वहां शासन करने के लिए। भेजा 2 हिंदू भाइयों को भी कि जाओ हमारे बिहाफ में दक्षिण भारत में शासन करो। देखो, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन सत्ता अपने हाथों संभाला, तो इस समय हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय शासक बनते ही, सुल्तान बनते ही विद्रोह का एक श्रृंखला शुरू हुआ, और यह शुरुआत कहां से हुई थी? दक्षिण भारत से। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में काफी विद्रोह हुआ, इतने विद्रोह हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक अंत तक उन विद्रोहों को कुचलता रहा, और इन सब में जो सबसे ज्यादा परेशान हुआ वो था प्रजा। इसीलिए हम देखते हैं कि एक मुगल कालीन इतिहासकार बदायूनी, वो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए क्या कहता है कि और इस तरह से राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मतलब इतना परेशान था प्रजा भी और खुद राजा भी, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा है, जिसने कहा बदायूनी ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक को शुरुआत से ही विद्रोह का सामना करना पड़ा था, और यह शुरुआत कहां हुई थी? दक्षिण भारत में, और सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण भारत में ही हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो इस समय कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का ही एक चचेरा भाई था बहाउद्दीन गुरसप, जिसने सागर आज का कर्नाटक वाला एरिया, सागर का वो अधिकारी था, मोहम्मद बिन तुगलक का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और इसने विद्रोह कर दिया था। किसने विद्रोह कर दिया? बहाउद्दीन गुरसप ने। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपना सेना भेजा, खुद वो आया था। गुरसप भागा वहां से, और भागकर एक छोटा सा राज्य था काम्पिल्य, यहां वो पहुंच गया। काम्पिल्य में इस समय हिंदू शासक शासन कर रहा था। वारंगल के दक्षिण में ही एक राज्य था काम्पिल्य, छोटा सा राज्य था काम्पिल्य। तो गुरसप ने काम्पिल्य में शरण लिया, मतलब काम्पिल्य के शासक ने गुरसप को शरण दिया। इससे मोहम्मद बिन तुगलक नाराज हो गया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्य पर भी आक्रमण कर दिया। यह बात है लगभग 1327-28 की। काम्पिल्य पर आक्रमण कर दिया और काम्पिल्य को भी परास्त कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक। जब काम्पिल्य परास्त हुआ, तो इसी समय काम्पिल्य के 2 हिंदू अधिकारी हरिहर और बुका, ये 2 अधिकारी था। कहां का? काम्पिल्य स्टेट का। इन दोनों को भी तुर्क सैनिक पकड़कर दिल्ली ले गया। कहते हैं कि इन दोनों भाइयों से मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रभावित हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रभावित करने के लिए इन दोनों भाइयों ने भी इस्लाम को अपना लिया। और इसी समय आप देखो तो दक्षिण भारत में काफी विद्रोह हो रहा है, और ये विद्रोह करने वाला कौन है? तुर्क सरदारी। देखो, इस समय संपूर्ण दक्षिण भारत को सल्तनत में मिला लिया गया, तो इस समय दक्षिण भारत पर वो नियंत्रण नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ के शासकों को तो परास्त कर दिया था, लेकिन यहाँ के जो हिंदू सामंत थे, जिसको नायक कहते थे, नायक, इन्होंने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह किया किसने? तो सादी या सादा, जिसको अमीरान सादा जिसको कहते हैं, यह मोहम्मद बिन तुगलक ने ही ऐसे अधिकारियों को अमीरान सादा या सादी या सादा कहते हैं, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने ही पहली बार दक्षिण में अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया था। अमीरान सादा जो 100 गांवों का अधिकारी हुआ करता था। तो दक्षिण भारत में देखिए तो सादियों ने, जो तुर्क अधिकारी हैं, और नायकों ने, नायक जो हिंदू सामंत थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके विद्रोह को कुचलने के लिए इसी 2 भाई को, हरिहर और बुक्का को, अपना प्रतिनिधि बनाकर उत्तर से दक्षिण भेजा कि जाओ और इन विद्रोहियों को कुचल डालो, क्योंकि ये काफी परेशान थे।
ये भी परेशान थे, ये भी सब स्वतंत्र होना चाह रहा था, सब में महत्वाकांक्षा जाग गया था, क्योंकि उत्तर से दिल्ली से उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता था। यह मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत बड़ी गलती की थी। अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा समझदार था, पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी ज्यादा समझदार था। उसने अलाउद्दीन खिलजी ने केवल इनको परास्त किया था और कर लिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने परास्त किया और साथ में वो प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया। यही देखेंगे बाद में हम, औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब, उसने भी यही किया, दक्षिण भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया और वही उसके मुगलों के पतन का कारण बन गया। दक्षिण का नासुर बन गया दक्षिण, दक्कन की नीति औरंगजेब के लिए। तो इन अधिकारियों ने, ये तुर्क अधिकारी हैं सादी और ये हिंदू सामंत, इन्होंने विद्रोह कर दिया इस समय सल्तनत के विरुद्ध और सब स्वतंत्र होने की कोशिश कर। तो इस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने हरियार और बुक्का को भेजा इनको नियंत्रण कर। तो हरियार और बुक्का आया था मोहम्मद बिन तुगलक का प्रतिनिधि बनकर, और इस क्षेत्र में, है ना, कामपिल्ले वाले क्षेत्र में विद्रोहियों को नियंत्रित भी कर लिया। लेकिन इसी समय कहते हैं कि एक संत थे, संत विद्यारण्य, है ना, विद्यारण्य, संत विद्यारण्य, कहते हैं कि इनसे बहुत प्रभावित हुए, इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर, है ना, इनके प्रवचन चल रहा होगा, हरियार और बुक्का दोनों इनके प्रवचन को सुना और फिर इस तरह से वो जाग गया स्वाभिमान आत्म, और फिर हरियार और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक की चिंता को उखाड़ फेंका और दोनों भाइयों ने मिलकर एक नया राजवंश, एक नया साम्राज्य की, तो विद्यारण्य के प्रभाव में आया ये और इसने अपने को स्वतंत्र कर लिया मोहम्मद, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध इन दोनों भाइयों ने भी विद्रोह कर दिया। जैसे ये विद्रोह कर रहा था, ये भी भेजा था विद्रोह को कुचलने के लिए, लेकिन खुद बागी बन गए और साथ ही स्वतंत्र राज्य की भी स्थापना। तो हरिहर और बुक्का ने इस तरह से विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही, है ना, 1336 विजयनगर संगम वंश की ना हरिहर बुक्का। तो संगम वंश, है ना, विजयनगर साम्राज्य, सबसे पहले हम लोग देखते हैं संगम वंश, विजयनगर संगम। संस्थापक हरिहर बुक्का। तो दो भाई थे, राजा दोनों कैसे बन सकता है, तो हरिहर प्रथम ये राजा। संस्थापक, संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का। संगम वंश क्यों नाम पड़ा, तो देखो संगम वंश नाम पड़ने का कारण था कि इन दोनों के जो पिता थे उनका नाम संगम था, इसलिए इसका नाम संगम वंश पड़ा। तो हरिहर इस वंश के पहले शासक बने। हरिहर 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 प्रथम संगम वंश के पहले शासक। इनकी जो आरंभिक राजधानी थी वो था अनेगोंडी। ये देखो अनेगोंडी, ये इनकी आरंभिक राजधानी है ना, ध्यान रखना, अनेगोंडी। विजयनगर साम्राज्य की आरंभिक राजधानी अनेगोंडी, यही पहले नींव पड़ी थी, अनेगोंडी। तो हरिहर प्रथम पहला शासक बना। देखो हरिहर प्रथम के समय में देखें तो दक्षिण भारत में, इस समय दक्षिण भारत में देखो तो जैसे कि मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही लगभग सभी दक्षिण भारत के राजवंशों ने अपने आप को या तो स्वतंत्र कर लिया या फिर दूसरे सामंतों ने उस पर अधिकार कर लिया। जैसे होयसल एक राज्य था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने जीता था, परास्त किया था, लेकिन इस समय यह भी स्वतंत्र था। मदुरा वो भी स्वतंत्र था, हो चुका था इस समय, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने मदुरा पर भी आक्रमण किया था। एहसान खान ने मदुरा में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। तो इस समय देखें तो विजयनगर को एक राजनीतिक अवसर मिला जब ये भी आपस में लड़ रहे थे, जो स्वतंत्र हुए राज्य, खासकर ये होयसल और मदुरा, है ना, होयसला और मदुरा, इन दोनों में भी आपस में लड़ाई चल रही थी। इसी लड़ाई का फायदा उठाया और उसने होयसला को, है ना, ये जो होयसला राज्य है इसको भी विजयनगर में विलय कर लिया, मतलब विजयनगर हरिहर ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो हरिहर प्रथम ने होयसल
राज्य को जीत लिया, होयसला को विजित किया। होयसला, होयसल क्षेत्र को जीत लिया। और इनकी आरंभिक राजधानी अनेगुंडी, ध्यान रखना है, अनेगुंडी आरंभिक राजधानी। हरिहर प्रथम इस समय से लेकर इस समय तक। हरिहर के बाद अगला शासक आता है बुक्का प्रथम। बुक्का, बुक्का प्रथम लगभग इस समय। बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम ये भी योग्य शासक था। देखो हरिहर का ही भाई है, हरिहर की मृत्यु के बाद उसका भाई शासक था, भी बहुत ही योग्य शक्तिशाली शासक था, बहुत बड़ा विजेता भी था, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति भी था ये। बाकी जो बचा राज्य था मदुरा, मदुरा को भी जीत लिया, मदुरई को भी जीत लिया। मदुरई पर सैन्य अभियान किया था और यह अभियान बुक्का का ही पुत्र कंपन ने किया था। बुक्का का पुत्र कंपन ने, कुमार कंपन, इस अभियान का नेतृत्व किया था, मदुरा विजय। और यह विजय बहुत ही सफल रहा। इसी उपलक्ष्य में इनकी पत्नी गंगा देवी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक इस विजय के उपलक्ष्य में लिखा था, मदुरा विजयम। मदुरा विजय, लेखक कौन है? गंगा देवी। इस पर लिखा है तो कुमार कंपन का मदुरा विजय पर, मदुरा विजय। गंगा देवी कुमार कंपन की पत्नी है, इन्होंने मदुरा विजय। तो होयसला वो तो हरिहर ने जीता और मदुरा को बुक्का ने विजित कर। बुक्का प्रथम बहुत ही ज्ञानी शासक, इन्होंने वेदों पर काफी सारी टीकाएं लिखा था, इसलिए इनको उपाधि मिली है वेद मार्ग, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि थी, उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठा। वेदों के बहुत बड़े जानकार थे, वेदों पर टीका टिप्पणी लिखी थी, क्या लिखा था? वेद मार्ग प्रतिष्ठा। बुक्का प्रथम का संबंध चीन के साथ भी था, इसने चीन में दूत मंडल भेजा था। दूत मंडल मतलब चीन के साथ के संपर्क थे, चीन में इसने दूत मंडल भेजा। इसे राज सिंहासन अवलंबन भी कहते हैं। बुक्का प्रथम को राज सिंहासन अवलंबन भी कहा गया। बुक्का प्रथम, हरिहर और उसका भाई बुक्का, ये दोनों भाइयों ने अपने आप को महाराजा, जैसे कि बाद के शासक देखेंगे महाराजा की उपाधि ग्रहण करता है, लेकिन इन दोनों भाइयों ने, हरिहर और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने महाराजा की उपाधि ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अपने आप को विरूपाक्ष, जो इनके देवता हैं, विरूपाक्ष के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने शासन किया, विरूपाक्ष के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। इसलिए कभी भी इन दोनों राजाओं ने महाराज की उपाधि ग्रहण नहीं किया। तो हरिहर और बुक्का। उसके बाद हरिहर और बुक्का के बाद अगला शासक आता है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, जो हरिहर प्रथम के ये पुत्र हैं, हरिहर द्वितीय। ये पहला शासक है जिसने महाराज की उपाधि ग्रहण किया, जिसने अपने आप को विरूपाक्ष का प्रतिनिधि स्वीकार नहीं किया, माना नहीं, है ना। ये कहा कि भाई मैं तो खुद ही महाराजा हूं, तो इसी ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की, हरिहर द्वितीय। देखो जैसे हरिहर प्रथम है और हरिहर बुक्का प्रथम है। बुक्का प्रथम के समय में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि घटना की शुरुआत हुई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट की शुरुआत हुई, और वो इवेंट लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा फिर। और वो घटना था बहमनियों के साथ संघर्ष, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। देखो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विजयनगर भी स्वतंत्र हुआ था और बहमनी भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। जैसे कि मैंने बताया कि नायक ये हिंदू सामंत थे, तो विजयनगर के शासकों ने इन सामंतों, तो बहमनी जो साम्राज्य बना, उन्होंने सादी जो
अमीर वर्ग थे दक्षिण भारत के, अमीरान सद्दा जिसको कहते हैं, उन सब को अपने प्रभाव में लेकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था बहमनी साम्राज्य, इस्लामिक साम्राज्य। तो सादियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था बहमनी और नायकों का प्रतिनिधित्व कर रहा था विजयनगर। तो इस समय देखते हैं कि विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के समय ही बहमनियों के साथ इनका संघर्ष शुरू होता है, विजयनगर बहमनी संघर्ष। क्योंकि इसी समय हम देखते हैं कि ये जो संघर्ष है मुख्य रूप से देखो, तो विजयनगर बहमनी का संघर्ष का मुख्य कारण था रायचूर दोआब, जिसके बारे में हमने काफी चर्चा किया है पिछले वीडियोज में। रायचूर दोआब जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र है। इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो उपजाऊ भूमि था, डेल्टा भूमि, उस पर भी वर्चस्व स्थापित करने के लिए इन दोनों राज्यों के बीच संघर्ष। और तीसरा मराठवाड़ा क्षेत्र अर्थात पश्चिमी तट वाला क्षेत्र, इस पर भी वर्चस्व स्थापित करने के लिए दोनों के मध्य संघर्ष। और इस संघर्ष की शुरुआत बुक्का प्रथम के समय से हुआ और अंत हम देखेंगे 1565 ईस्वी में राक्षस तगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी या तालीकोटा का युद्ध जिसको कहते हैं, बहुत ही भयानक युद्ध था, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे किस तरह से एक विश्व का सबसे समृद्ध शहर और साम्राज्य कैसे ध्वस्त हो जाता है, उसको हम देखेंगे अभी। तो उसकी शुरुआत जो है वो यहीं से होता है, विजयनगर बहमनी संघर्ष की शुरुआत बुक्का प्रथम के समय से ही। मदुरा को भी जीत लिया, तब बहमनियों ने भी रायचूर दोआब दक्षिण, देखो जैसे कि साम्राज्य विस्तार वो इधर कर रहा है तो बहमनी भी इधर जाएगा, ये भी दक्षिण की तरफ, ये बहमनी है, ये भी दक्षिण की तरफ अपना विस्तार करेगा। तो इसी क्रम में देखो तो ये रायचूर दोआब है, ये वाला क्षेत्र रायचूर दोआब, तो इसी पर अपना वर्चस्व स्थापित करने, तो इस समय विजयनगर और बहमनी के बीच संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, तो यह संघर्ष बुक्का प्रथम के समय ही शुरू हो चुका था, ध्यान रखना। तो हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय पहला शासक था जिसने महाराज की उपाधि ग्रहण किया, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, बहमनियों के साथ संघर्ष चल रहा है, तो अब कभी बहमनी डोमिनेट करता है, कभी विजयनगर के साथ, ये चलता रहेगा 200 साल तक इन्हीं के बीच युद्ध द्वंद्व। तो इस समय हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से बहुत सारे क्षेत्र जीत लिया, जैसे बहमनियों से ही गोवा, है ना, कोंकण का क्षेत्र बहमनियों से स्नैच कर लिया हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के समय में भी देखें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान के दरबार में रहता था सायन। सायन विद्यारण्य का ही ये भाई है सायन। विद्यारण्य बहुत बड़े संत थे, इसके प्रभाव में आकर हरिहर बुक्का स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया, धार्मिक शुद्धिकरण करवाया अपना, इस्लाम से वापस हिंदू में कन्वर्ट हुआ था। उसी का भाई सायन है जो हरिहर द्वितीय के दरबार में, हरिहर द्वितीय के बाद अगला शासक विजयनगर, है ना, ध्यान रखना, अगला शासक है देवराय, देवराय प्रथम। देवराय ये भी योग्य शासक देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय में भी देखते हैं बहमनियों के साथ संघर्ष, परंतु दुर्भाग्य से देवराय प्रथम जब विजयनगर में शासन कर रहा था उस समय बहमनी में देखें तो एक बहुत ही शक्तिशाली शासक फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी भी काफी शक्तिशाली, यूं कह सकते हैं कि बहमनियों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा फिरोज शाह बहमनी था। तो फिरोज शाह बहमनी के साथ इसका युद्ध होता है, वही वर्चस्व के लिए ना, फिरोज शाह बहमनी। कहते हैं कि इस समय फिरोज शाह बहमनी ने विजयनगर क्षेत्र पर सैन्य अभियान किया, जिसमें विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय प्रथम परास्त हो गया। इस दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को कहते हैं, इस युद्ध का नाम मिलता है सोनार की पुत्री का युद्ध। सोनार की पुत्री का युद्ध। इस युद्ध में देवराय प्रथम परास्त हो गया और देवराय प्रथम को बाध्य किया फिरोज शाह ने संधि करने की। तो संधि इस रूप में हुआ, तो फिरोज शाह देवराय प्रथम को अपनी पुत्री, है ना, से विवाह कराना पड़ा, पुत्री से विवाह करवाना पड़ा। फिरोज शाह बहमनी ने देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किया और साथ ही एक शक्तिशाली किला बांकापुर का किला, बांकापुर किला भी फिरोज शाह बहमनी को सौंपना पड़ा। पुत्री से अपनी पुत्री भी सौंपना पड़ा और बांकापुर किला भी सौंपना पड़ा देवराय प्रथम को इस युद्ध में। तो इस तरह से फिरोज शाह बहमनी ने देवराय प्रथम को परास्त किया। तो अब देखो कि ये संघर्ष विजयनगर बहमनी के बीच संघर्ष चल रहा है, तो इस समय कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक नियुक्त करें अपने अपने सेना में।
तो इस संदर्भ में देखें तो विजयनगर के शासकों ने हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव नहीं किया, जो भी योग्य होगा उनको हम अपनी सेना में शामिल करेंगे। इसी संदर्भ में देखते हैं देवराय प्रथम पहला विजयनगर के शासक है जिसने लगभग 10,000 मुस्लिम मतलब तुर्क सैनिकों को नियुक्त किया, है ना, अपनी सेना में नियुक्त किया था। 10,000 मुस्लिम देवराय प्रथम के समय में हम देख, देवराय प्रथम ने बाद में, हालांकि बाद में फिरोज शाह से इस अपमान का बदला भी लिया, बाद में फिरोज शाह परास्त भी हुआ, लेकिन एक बार तो देवराय द्वितीय बहुत ही कह सकते हैं कि कल्याणकारी भी शासक था, क्योंकि इसी ने पहली बार सिंचाई के लिए नहर बनवाया था और इस उद्देश्य से उसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था, हरिद्रा बांध, हरिद्रा डैम बनवाया था, हरिद्रा बांध तुंगभद्रा नदी। देवराय प्रथम किसानों को सिंचाई का। देवराय प्रथम के भी दरबार में एक विद्वान रहते थे, श्रीनाथ। इनके दरबार में श्रीनाथ 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 रहे, जिसकी रचना, इनकी प्रसिद्ध रचना हर विलासम, हर विलासम इनका। ठीक है, देखो विजयनगर साम्राज्य या किसी भी नगर के साम्राज्य, कोई भी साम्राज्य हो, में दरबारी जो विद्वान हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो देवराय प्रथम के दरबार में श्रीनाथ रहता था, जो हर विलासम नामक पुस्तक की। देवराय प्रथम के पश्चात अगला शासक देवराय द्वितीय। देखो हर स्लाइड में मैं मैप बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझो कि किस क्षेत्र के बारे में हम लोग देख रहे हैं, है ना। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय का समय काल लगभग इस समय से इस। देवराय ये भी काफी योग्य शासक था, या यूं कह सकते हैं कि संगम वंश का अंतिम योग्य शासक देवराय द्वितीय। ये भी काफी विद्वान राजा और धार्मिक रूप से सहिष्णु राजा था, बहुत ही सहिष्णु। इसी के बारे में कहते हैं कि एक तरफ ना अपने जो राज सिंहासन था उसके एक तरफ हिंदू धर्म ग्रंथ गीता पुराण रखता था और एक तरफ कुरान रखता, एक हाथ में गीता पुराण और एक हाथ में कुरान। इतने धार्मिक रूप से वो सहिष्णु राजा था। इसने भी तुर्क धनुर्धरों को, आर्चरीज को अपनी सेना में शामिल किया। देवराय द्वितीय, इसने, इसकी कुछ उपाधियां हैं जैसे इम्माडी, इम्माडी देवराय और प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ देवराय नहीं, प्रौढ़ देवराय इसके गजवेडकर, गजवेडकर इनकी ये दो उपाधियां इसने लिया। गजवेडकर अर्थात हाथियों का शिकार करने वाला। देखो विजयनगर के ये भी वही, जैसे हमारे देखिए तो हमारे यहाँ हिंदू राजाओं के सेना में सबसे ज़्यादा जो पशु का इस्तेमाल करते तो हाथी, ये भी इनके भी सेना में काफ़ी हाथी, तो ये हाथियों के शिकार करते। गजवेडकर नाम के ये बहुत बड़े विद्वान थे, भी कई सारे ग्रंथ की रचना की है। जैसे इनके ग्रंथ हैं महानाटक सुधा निधि, महानाटक सुधा निधि ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा इसने ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र जानते हैं ब्रह्मसूत्र क्या है? उपनिषदों पर टीका है, लिखा किसने है? बदरायन ने ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र पर इसने टीका लिखा था। ब्रह्मसूत्र मतलब ये देखो कितने बड़े विद्वान हैं कि ये ब्रह्मसूत्र जो बदरायन उन पर, उनकी ब्रह्मसूत्र पर इसने टीका लिखा। शंकराचार्य जो थे वो के आधार पर अद्वैतवाद का दर्शन किया था। तो ब्रह्मसूत्र पर टीका, महानाटक सुधा निधि नाम से ग्रंथ भी देवराय द्वितीय के समय में ही फारस ईरान से एक राजदूत आया था, ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक नाम का राजदूत आया था, एम्बेसडर, जो कि वहाँ फारस के शासक मिर्जा शाहरुख
का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया था देवराय द्वितीय के ही दरबार में। और इसी ने यह बात कही थी कि यहाँ के बाजारों में खुलेआम हीरे मोती सोना चांदी खुलेआम बिकता है, इतना समृद्ध है ये शहर। और वो कहता है कि ऐसा शहर तो हमने इस दुनिया में कहीं भी नहीं देखा है, ये कहता है अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक कहाँ से आया था? तो ध्यान रखना है, फारस अर्थात ईरान का ये राजदूत था। शाहरुख के राजदूत के रूप में देवराय द्वितीय के दरबार में आया था और इसी ने यहाँ की समृद्धि के बारे में काफी, तो ये तो बायस नहीं होगा कि भाई देवराय द्वितीय इनके रिश्तेदार तो है नहीं जो ये बताएंगे बढ़ा चढ़ाकर। इसलिए हमने कहा कि ये वास्तविक है कि यहाँ ये विजयनगर बहुत ही समृद्ध, यूँ कह सकते हैं मध्यकाल का स्वर्ण काल था ये विजयनगर, गोल्डन एज। देखो ये विजयनगर है, ये कृष्ण तुंगभद्रा नदी, अनेगुंडी इनकी प्रारंभिक राजधानी, अनेगुंडी। फिर बाद में हम्पी हो गया इनकी राजधानी, हम्पी ही रहा काफ़ी समय तक। फिर बाद में जब विजयनगर ध्वस्त हो गया, हम्पी ध्वस्त हो गया, अभी हम देखेंगे कालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ विजयनगर और बहमनियों के बीच में। इस युद्ध में विजयनगर परास्त हो गया, हम्पी को ध्वस्त कर दिया। तो फिर इनकी राजधानी कहाँ चली गई? पेनुगोंडा, पेनुगोंडा इनकी राजधानी। फिर बाद में चंद्रगिरी भी राजधानी, इधर बैमनी है, विजय, ये द्वार समुद्र जो अभी देखा हमने, मदुरा, विजयनगर के शासकों ने देखा। हरिहर प्रथम ने द्वार समुद्र को जीता, फिर हुक्का प्रथम ने मदुरा को भी जीत लिया, जिस पर मदुरा विजयम नामक ग्रंथ की रचना। जैसे जैसे ये कमजोर होता गया इनकी राजधानी, बाद में सबसे अंत में राजधानी इनकी रही थी चंद्रगिरी। बहमनी साम्राज्य, इनकी राजधानी गुलबर्गा। मुख्य रूप से बहमनी और विजयनगर के बीच जो युद्ध था उसके कारण देखें तो ये है रायचूर दोआब। इसके अलावा इसका कारण है ये मराठवाड़ा वाला क्षेत्र, और इसके अलावा इनका कारण था ये गोदावरी और है ना कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र है ना, जिसको गोदावरी कृष्णा डेल्टा या दोआब क्षेत्र, इन्हीं तीन क्षेत्रों पर वर्चस्व के लिए, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र उपजाऊ के दृष्टिकोण तो बहुत ही समृद्ध। तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के ही दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के बाद अगला शासक देखेंगे तो अगला शासक है, अब जो शासक है वो काफी कमजोर है, वो योग्य नहीं है। तो अगला शासक हम देखें तो वो है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ये अयोग्य शासक थे, ये इतने योग्य शासक नहीं थे मल्लिकार्जुन। 1446 to 65। इसी के समय में एक चीनी यात्री, चीनी यात्री विजयनगर का भ्रमण किया था, माहू आंग। माहू आंग कौन है? चीनी यात्री। तो ध्यान रखना, ऐसे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का यात्रा करने वाले चीनी यात्री। देखो ये विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे विदेशी यात्रियों का भ्रमण हुआ है और उन्होंने फिर अपने विवरण भी लिख छोड़े। तो माहुआन इसी के समय, मल्लिकार्जुन के समय में विजयनगर का अभियान भ्रमण किया था। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन ने उपाधि धारण किया था प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़ देवराय, मल्लिकार्जुन प्रौढ़ देवराय। अगला शासक था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष, विरूपाक्ष विरूपाक्ष बहुत ही कमजोर शासक था और इसी के समय में हम देखते हैं कि हर कोई इस समय शासक बनने की सिंहासन पर, तो कहते हैं कि इस समय विरूपाक्ष जब शासक था तो अयोग्य था, तो इसके पुत्र ने ही इसकी हत्या कर दी। विरूपाक्ष के पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी, लेकिन इसका पुत्र शासक नहीं बन पाया, तो इससे अव्यवस्था फैल गई थी, चारों तरफ अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसा जानकारी हमें नुनीज नामक एक पुर्तगीज यात्री देता। नुनीज वो कहता है, अभी हम देखेंगे, नुनीज भी अच्युत देव राय के समय में आया था, कृष्णदेव राय के बाद के। ये कहता है कि जैसे इसकी मृत्यु हुई विरूपाक्ष की,
तो इस समय इनके जो सामंत थे नायक, इन सामंतों ने विद्रोह कर दिया था, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसी स्थिति में, इसी समय, इसी परिस्थितियों में देखते हैं कि इसका जो सेनापति है सालूब नरसिंह, सालूब नरसिंह कौन है? ये सेनापति है। जब ये अयोग्य हैं तो फिर शासन किसके हाथ में? सेनापतियों के हाथ में। सालूब नरसिंह एक तरह से विरूपाक्ष का संरक्षक की तरह शासन कर रहा है। लेकिन जैसे ही विरूपाक्ष की हत्या हो गई, विरूपाक्ष की हत्या इसके पुत्र ने ही कर दिया, तो इस समय विद्रोह हो गया, सामंतों ने अराजकता की स्थिति ला दिया था, ऐसा नुनीज कहता है। सालूब नरसिंह जैसे तैसे इस परिस्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो सालूब नरसिंह इस समय, क्योंकि चंद्रगिरी का सूबेदार भी था और सेनापति भी था और विरूपाक्ष का संरक्षक भी था, तो जब इस तरह की अशांति अवस्था फैल गई तो इस समय सालूब नरसिंह ने एक नायक, नायक मतलब सामंत समझना है ना, नरसा नायक, नरसा नायक की सहायता से इसने ये खुद शासक बन बैठा और एक तरह से एक नए राजवंश के संस्थापक बन, और सालूब संगम वंश का अंत, अब नया वंश शुरू होगा, सालूब वंश। तो सालूब वंश के संस्थापक बने, नया डायनेस्टी सालूब डायनेस्टी। सालूब डायनेस्टी में ज्यादा दो ही शासक हुए हैं, सालूब वंश, सालूब वंश में दो शासक, केवल दो ही शासक हैं 1505 तक। पहला नरसिंह सालूब, पहला कौन है? सालूब नरसिंह, सालूब नरसिंह, सालूब नरसिंह पहला सालूब। किसकी सहायता से बनाइए? नरसा नायक के सहायता। सालूब नरसिंह के समय में एक और विपदा, इसी समय हम देखते हैं कि गजपति शासकों ने विजयनगर पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो गजपतियों का शासन कहां है? तो देखो गजपति, गजपति मुख्य रूप से इस क्षेत्र पर, कलिंग है ना, उड़ीसा वाले क्षेत्र में गजपतियों का शासन है। ठीक है, ध्यान रखना है, इस समय गजपति राजवंश कहां है? उड़ीसा वाले क्षेत्र। तो इसने भी विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास, यह शुरुआत तो हो गई थी, हम देखते हैं इसी के समय से ही, मल्लिकार्जुन के समय से ही उड़ीसा के शासकों, गजपति शासकों ने विजयनगर पर आक्रमण, धावा बोलना शुरू कर दिया था। और सालूब नरसिंह के समय में तो यह आक्रमण बहुत ही जबरदस्त था, है ना। इस समय जो गजपति शासक थे उड़ीसा के, पुरुषोत्तम गजपति ने तो सालूब नरसिंह को, इस शासक को बंदी बना लिया, है ना, बंदी बना लिया। ठीक है, ध्यान रखना, ये दूसरा राजवंश है ना, और इसको प्रथम बलापहार कहते हैं, प्रथम बला अपहार, है ना, क्योंकि बल के माध्यम से सिंहासन को अपहरण किया सालूब नरसिंह को। और इसी के समय में उड़ीसा के गजपति शासक पुरुषोत्तम गजपति ने आक्रमण किया विजयनगर पर और सालूब नरसिंह को परास्त किया और उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उससे उदयगिरी का क्षेत्र छीन लिया, उदयगिरी का क्षेत्र इनसे छीन लिया था, उदयगिरी का जो किला था, उदयगिरी का किला, उस पर कब्जा कर लिया। इसका कोई खास योगदान नहीं है, बस एक ही योगदान है कि इसने अरबियों से, है ना, जो अरबी थे, अरबियों से अरबी घोड़े का पुनः आयात डील किया भाई अरबियों से कि भाई हमें घोड़े दो। अभी तक तो अरबी ही घोड़े बेच रहे हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे कि अरबी घोड़े नहीं बेचेंगे, अब बेचेंगे कौन? पुर्तगाली। नहीं, अभी पुर्तगाली भी आएगा। तो अरबियों से इसने घोड़े खरीदना शुरू किया था ताकि सेना शक्ति से, लेकिन ये केवल 5 साल ही शासन किया और मर गया। उसके बाद सालूब नरसिंह का पुत्र इम्माडी, इम्माडी अगला शासक, इम्माडी नरसिंह, इम्माडी नरसिंह, सालूब नरसिंह का पुत्र इम्माडी नरसिंह। इसका भी शासनकाल देखेंगे तो ये ज्यादा समय तक नहीं रहा, सिर्फ 15 साल शासन किया। और किसके संरक्षण में शासन किया? तो जिसकी सहायता से यह शासक बना था, किसकी सहायता से शासक बना था सालूब नरसिंह? नरसा नायक। तो नरसा नायक इसका संरक्षक के रूप में शासन किया, क्योंकि इम्माडी नरसिंह एक बालक शासक था। ये बालक था जब सालूब की मौत हुई थी, तो बालक है तो कैसे शासन करेंगे? तो नरसा नायक इस समय इसका संरक्षक के रूप में शासन किया, नरसा नायक। बाद में इसी इम्माडी नरसिंह को नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह, इसके पुत्र वीर नरसिंह ने मार दिया। और वीर नरसिंह ने एक
नए राजवंश की स्थापना कर दिया। तो नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह, एक नया कुलू वंश देखेंगे। तो इमाडी नरसिंह, इनके समय में कुछ नहीं हुआ, बस एक उपलब्धि की नरसा नायक। इस समय देखें तो रियल शासक कौन है? नरसा नायक है, नाम मात्र का शासक। तो इस समय नरसा नायक अर्थात इमाडी नरसिंह ने बहमनियों से रायचूर दुआब, है ना, छीन लिया था। मतलब रायचूर दुआब इसके अधीन हो गया था। रायचूर दुआब पर इन लोगों ने अपना अधिकार वर्चस्व स्थापित कर लिया था, और वो भी बहमनियों के एक सामंत बिदर के सहायता से। इस समय देखेंगे बहमनियों का भी विखंडन शुरू होता है। बहमनी भी फिर 5 स्वतंत्र राज्यों में डिवाइड हो जाता है, बिदर, करार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। ठीक, तो इमाडी नरसिंह के समय में ये हुआ। तो अब देखो इमाडी नरसिंह को किसने मारा? नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने। तो वीर नरसिंह एक नए राजवंश के संस्थापक। नए राजवंश का नाम है तुलु वंश। तुलु वंश, तुलु वंश में ही थे, देखेंगे अभी हम लोग। तुलु वंश का समयकाल 1505 से लेकर 1570, यही वो समय है जब कृष्णदेव राय शासक बनते हैं, और यही राजवंश है जिसके नेतृत्व में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो तुलु वंश, तुलु वंश के संस्थापक कौन हुए? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह केवल 4 वर्षीय शासन किया वीर नरसिंह। वीर नरसिंह के शासनकाल में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। तुलु वंश के संस्थापक हुए वीर नरसिंह। वीर नरसिंह कौन है? नरसा नायक के पुत्र। इसको द्वितीय बलापहार कहते हैं। प्रथम बलापहार देखा था हमने, सालू वंश के संस्थापक तो द्वितीय बलापहार सालू वंश, और तुलु वंश वो प्रथम, ये द्वितीय। देखो वीर नरसिंह के समय में भी देखते हैं तो काफी, क्योंकि नए राजवंश के संस्थापक, तो इस समय भी काफी सारे विद्रोह होता है। और ये विद्रोह आंतरिक विद्रोह भी और बाह्य आक्रमण भी। बाह्य आक्रमण का मतलब जो मुस्लिम राज्य है बहमनी, इस समय बहमनी कहना सही नहीं, बहमनी राज्यों के बारे में। बहमनी इस समय बहुत सारे राज्यों में विखंडन हो चुका, तो बहमनियों का भी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से काफी अशांत हो चुका था इस समय विजयनगर। और लेकिन नुनीज, यहां भी नुनीज इसके लिए कहता है कि ये तो पवित्र राजा है ना, इसी के लिए नुनीज ने कहा है क्या? नुनीज, है ना, नुनीज ने इसे पवित्र राजा कहा। पवित्र, जो पवित्र स्थानों में रहता है ना, पवित्र कार्य करता है, उसको वो पवित्र राजा कहा है। नुनीज ने यही ध्यान रखना कि तो कहा वीर नरसिंह को। लेकिन ये कुछ ही समय तक शासन कर पाया, केवल 4 वर्ष। वीर नरसिंह के बाद देखते हैं इसका भाई, वीर नरसिंह का भाई कृष्णदेव राय शासक। कृष्णदेव राय के बारे में हमने काफी सुना है, लेकिन आज हम उनके बारे में कुछ ऐसे भी बातें देखेंगे जो शायद हमने सुना नहीं है। कृष्णदेव राय अगला शासक, कृष्णदेव राय। बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा भी है, एक डिप्लोमेट भी है, कूटनीतिक राजा भी थे, और साथ में ये बहुत बड़े विद्वान भी थे। तेलुगु भाषा, संस्कृत भाषा के बहुत बड़े जानकार हैं। कला संस्कृति के क्षेत्र में भी इनका अभूतपूर्व योगदान है। साथ में कल्याणकारी शासक भी था। कृष्णदेव राय ने जब तक विजयनगर दक्षिण भारत में शासन किया, एक छत्र, एक आधिपत्य रहा। बहमनियों को कभी भी अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने दिया, बल्कि बहमनियों के राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त भी किया। इन्हीं के समय हम देखते हैं रायचूर दोआब विजयनगर के अधीन रहा, क्योंकि हमने देखा कि रायचूर दोआब मुख्य कारण था विजयनगर और बहमनियों के बीच संघर्ष का। इस समय देखें तो विजयनगर साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार भी हुआ और शक्तिशाली भी हुआ था, और साथ में कला और संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा, खासकर तेलुगु साहित्य के काल को स्वर्ण काल कह सकते, तेलुगु या अन्य संदर्भ में भी इस काल को स्वर्ण काल हम कह सकते। तो कृष्णदेव राय ने एक उपाधि ग्रहण किया था, यवन राज स्थापनाचार्य। यवन राज स्थापना ये उपाधि है। नाम से ऐसा लगता है कि यवन शासकों को स्थापित किया होगा, नहीं, यहाँ यवन शासक नहीं, यहाँ बहमनी शासक, बहमनी शासक को वापस उसी के सिंहासन पर स्थापित किया था। इस समय बहमनी सुल्तान महमूद शाह
को उसी के सामंत बरीद ने उसको बेदखल कर दिया था, उसको परास्त कर दिया था, उसको सिंहासन से निकाल दिया था, उतार दिया था। तो इस समय विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने बरीद को परास्त कर बहमनी सुल्तान है ना महमूद शाह को वापस सिंहासन पर स्थापित किया था। इसलिए इनको यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि, यवनराज, बहमनी शासक महमूद शाह को पुनः सत्ता में स्थापित किया बरीद से लड़कर। इसी के समय में देखेंगे तो रायचूर दोआब भी विजयनगर के अधीन हो गया। कैसे? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, बहुत ही शक्तिशाली शासक, उसको परास्त किया और रायचूर दोआब पर नियंत्रण स्थापित, मतलब बीजापुर से रायचूर को वापस लिया। इसी समय देखते हैं उड़ीसा के शासक है ना प्रताप रुद्र को परास्त किया। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र को परास्त किया, है ना। गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह को भी परास्त किया था। कुली कुतुब शाह, मतलब किसी भी शासक को इसने सबको परास्त किया, बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। इसके बारे में कहते हैं कृष्णदेव राय कि जब सैनिक अभियान करता था तो ये खुद सैनिकों की सेवा करता था। अगर कोई घायल हो गया युद्ध भूमि में तो ये खुद जाकर सैनिकों की सेवा शुश्रूषा, गोलकुंडा सबको परास्त किया, किसी को भी नहीं। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र को परास्त किया और उसको बाध्य किया अपनी पुत्री का विवाह करने। भैया आप अपनी पुत्री का विवाह हमसे करो। तो सभी को देखो, इस समय देखें तो बहमनी साम्राज्य का विखंडन हो चुका था। देखो इस समय दो नई बातें हुई थी। कृष्णदेव राय के समय जब शासक बना उससे पहले दो तरह की घटना घट चुकी। पहला ये कि बहमनी साम्राज्य कई भागों में बढ़ चुका था। बहमनी, एक तो अहमदनगर जहां निजाम शाही वंश की स्थापना, बरार फरीद शाही वंश की स्थापना, बीजापुर आदिल शाह, बीदर इमाद शाही, और गोलकुंडा कहाँ गया? ये रहा गोलकुंडा, यहाँ कुतुब शाही वंश। तो बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में, स्वतंत्र राज्यों में 5 भागों में बढ़ चुका था। बहमनी साम्राज्य का विखंडन हो चुका था। ये विखंडन लगभग इसी समय से देखते हैं, इस समय से लेकर इस समय के बीच में सारे ये बहमनीज एक के बाद एक स्वतंत्र हो गए। ठीक है, ये कृष्णदेव राय से पूर्व हो चुका था एक तो। दूसरा, यही वो समय था जब भारत में पुर्तगालियों का, है ना, जो पुर्तगाली थे वो आ चुके थे। क्योंकि देखो इस समय इस पुर्तगालियों से पहले, जैसे कि हम जानते हैं, वास्को डी गामा 1498 में आया था, एक यात्री के रूप में आया। फिर बाद में तो वो पुर्तगालियों ने अपना भेज दिया था, पहुंच गया था जमोरिन के दरबार में। फिर तो पुर्तगालियों का बहुत ज्यादा वर्चस्व, प्रोमिनेंसी। लेकिन इस 1500 से पहले, अर्थात वास्को डी गामा का आने से पहले देखें तो इस अरब क्षेत्र में, अरब सागर में, है ना, अरबियों का वर्चस्व था, अरबी व्यापारियों का। लेकिन पुर्तगाली आ गया तो अब यहां पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। दक्षिण भारत में जो भी व्यापार हो रहा था पुर्तगालियों के आने से पहले, वो अरबियों के माध्यम से हो रहा था, अब पुर्तगालियों के माध्यम से शुरू हो चुका था। तो मतलब दो तरह की घटना, एक तो कृष्णदेव राय के राजा बनने से पहले, एक तो बहमनी का विखंडन, और दूसरा पुर्तगालियों का भारत में आगमन। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम कृष्णदेव राय को समझेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय एक के बाद एक सभी राजाओं को परास्त किया, क्योंकि ये अलग अलग हो चुके। इस स्थिति में इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी नहीं, ये इधर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। तो इस समय देखेंगे तो विजयनगर बहमनियों पर प्रभुत्व, विजयनगर में योग्य शासक है कृष्णदेव राय जैसे शासक। तो इस समय देखें तो कृष्णदेव राय की स्थिति बहुत सुदृढ़, और इसी का लाभ मिला विजयनगर को, जिसकी वजह से विजयनगर इतनी समृद्ध हुआ था। विजयनगर, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने एक बहुत उत्कृष्ट प्रकार का योद्धा, परिस्थितियां भी उसके अनुकूल था। इसी समय देखते हैं तो पुर्तगालियों का भी भारत में इंटरफेरेंस, व्यापार, क्योंकि अब अरबियों को तो उसने रिप्लेस कर दिया था, तो पुर्तगालियों के माध्यम से ये सारे घोड़े वगैरह जो भी खरीदेंगे पुर्तगाली इनको बेचेंगे। तो इस समय कृष्णदेव राय का इंटरेस्ट था कि भाई पुर्तगाली हमें ही सिर्फ घोड़े बेचे। तो इसी उद्देश्य से कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ संपर्क स्थापित। इस समय पुर्तगाली जो गवर्नर थे अल्बुकर्क,
ये तो काफी पहले से प्रयास कर रहा था कि भाई हमने तो अरबियों को तो निकाल दिया, अब भारत के लोग, भारत के राजा हमारे साथ संपर्क, तो ये भारत के राजाओं के साथ, दक्षिण के राजाओं के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया था। इसने तो एक बार शुरुआत में सबसे पहले कृष्णदेव राय के दरबार में अपने प्रतिनिधि फादर लुई को भेजा, फादर लुई कि भाई आप जाओ और कृष्णदेव राय से वार्तालाप करो, लेकिन कृष्णदेव राय ने आरंभ में तो इसे लौटा दिया। लेकिन बाद में विजयनगर कृष्णदेव राय को भी समझ में आया कि नहीं, पुर्तगालियों के साथ संपर्क होना चाहिए, तभी हमें वो घोड़े देंगे और हमारे विरोधियों को घोड़े नहीं देंगे वो। तो बाद में अल्बुकर्क जो पुर्तगाली गवर्नर थे और कृष्णदेव राय के बीच समझौता हो गया। समझौता में यह हुआ कि भटकल में, जो विजयनगर के अधीन था, भटकल में किले बनाने का अनुमति दिया कृष्णदेव राय, और बदले में इसी समय देखते हैं कि बदले में कि भाई आप सिर्फ घोड़े जो हैं अरबी घोड़े हमें ही बेचोगे। और इस स्थिति का लाभ पुर्तगालियों ने भी उठाया। कैसे? तो बीजापुर से इसी समय देखते हैं, यही वो समय है जब पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को छीन लिया, और इस कार्य में पुर्तगालियों को कृष्णदेव राय ने मदद किया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गोवा 1510 से ही गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा हो गया। और फिर देखते हैं 1900 आजादी के बाद 1961 में जाकर, 62 में जाकर गोवा हमारे, तो विजयनगर कृष्णदेव राय ने ही गोवा को विजित करने में पुर्तगालियों को मदद किया था बीजापुर के। कृष्णदेव राय बहुत बड़े योद्धा, कूटनीतिज्ञ दिखता है, कूटनीतिज्ञ था ही, साथ में बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी था। इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें जानकारी इन्हीं की पुस्तक अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद से हमें पता चलता है। अमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय ने लिखा है, तेलुगु भाषा में है ये, तेलुगु भाषा। ठीक है, इस पुस्तक में कृष्णदेव राय के प्रशासनिक योग्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में कृष्णदेव राय कहते ना, इस तरह की जानकारी देता है। इसमें कहता है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे करना चाहिए, मंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, है ना, शासन व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, स्थानीय शासन कैसा होना चाहिए, सभी प्रकार की जानकारी इस पुस्तक में। मुख्य रूप से इस पुस्तक में ध्यान रखना है प्रशासनिक, है ना, कृष्णदेव राय के प्रशासनिक कार्यों का उल्लेख कृष्णदेव राय ने खुद ही अपने पुस्तक अमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय के द्वारा ही रचित तेलुगु साहित्य है, ध्यान रखना है ना। इसमें सैन्य प्रशासन, नागरिक प्रशासन के बारे में बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की जानकारी है। इससे पता चलता है कि कृष्णदेव राय कुशल शासक, और इससे पता चलता है कि कृष्णदेव राय बहुत ही कल्याणकारी शासक भी था। कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में बहुत प्रकार के कर, ऐसा कोई नहीं था जिससे कर नहीं लिया जाता था, यहाँ तक कि वैश्याओं से भी कर लिया जाता था। हालांकि वैश्याओं की स्थिति विजयनगर में बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार, ठीक है, उनसे भी कर लिया था। भिखारियों तक को भी नहीं छोड़ा था, भिखारियों को उससे भी कर लेते थे। लेकिन कृष्णदेव राय ने एक बहुत ही गलत कर था, विवाह कर, उसको समाप्त कर दिया था। ऐसा जानकारी हमें अमुक्त माल्याद से ही प्राप्त हुई। विवाह कर को समाप्त कर दिया था, मतलब विवाह करने पर कर लगता था, इसने कर को समाप्त कर, ताकि एक्चुअली क्या होता था कि विधवा भी अगर विवाह करेगा तो उस पर कर आरोपित किया, तो विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि नहीं, विवाह कर नहीं लिया जाए। ठीक है, तो विवाह कर को समाप्त कर दिया था। तो अमुक्त माल्याद तेलुगु साहित्य के विकास में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है कृष्णदेव राय का। इसी के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 बड़े विद्वान रहते थे, जिनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज कौन है? 8 तेलुगु विद्वान, है ना, तेलुगु स्कॉलर, ठीक है, जिसमें कई सारे बड़े स्कॉलर जैसे अल्लसानी पेदन्ना, इन्हीं के दरबारी थे, ये अष्ट दिग्गज में थे। पेदन्ना, इनको तेलुगु साहित्य के ग्रैंड फादर, है ना, पितामह कहते हैं। पेदन्ना तेलुगु साहित्य के पितामह, जिनकी पुस्तक स्वरोचि संभव और मनुचरितम है, पेदन्ना। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे साहित्य में अलग से। ठीक है, तो यही 8 अष्ट दिग्गज में से एक थे पेदन्ना। एक तेनाली रामा, जिनकी बचपन में हमने तो काफी कहानियां सुना है। हाँ, आजकल के युवाओं के बचपन में कहानियां कहाँ सुनेंगे आप, तो अब जो युवा हो रहे हैं, अब जो बचपन बीत रहा है उसमें तो कहानियां है ही नहीं, क्योंकि अब तो मोबाइल, नहीं, माता पिता बच्चों को इंटरटेन करने के लिए क्या देते हैं, मोबाइल देते हैं कि वाह बेटा मोबाइल खेल लो, मोबाइल से खेल लो, रोना मत। इतना गलत हम सीख रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी ने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आज वो टेक्नोलॉजी हम शरीर से भी और मानसिक विकास, दोनों तरह के विकास से हमें अवरुद्ध करती, ब्लॉक करती।
हमें नहीं देना चाहिए। हमें तो आज भी बच्चों को स्टैटिक चीज़ें, जैसे हमारे पहले तो टीवी ने बर्बाद किया, अब मोबाइल इंटरनेट, तो अच्छी बात नहीं है ये। तो तेनालीरामा की कहानियां हमने बचपन में खूब पढ़ा है। वो भी इसी के दरबार में थे, कृष्णदेव राय के ही दरबार में, अष्टदिग्गज में थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक पांडुरंग महात्म्य। तो ऐसे बहुत सारे विद्वान इनके दरबार को सुसो। तो ये अष्टदिग्गज, ध्यान रखना है, तेलुगु साहित्य के बहुत बड़े विद्वान का एक दल है, ग्रुप है, वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय न केवल तेलुगु साहित्य के, तेलुगु भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, बल्कि संस्कृत के भी बहुत बड़े जानकार थे। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में भी, संस्कृत के पुस्तक जाम्बवती कल्याणम, इनकी संस्कृत पुस्तक है जाम्बवती कल्याणम, इसके अलावा उषा परिणय, ये दोनों संस्कृत में लिखी गई इनकी द्वारा पुस्तक है, कृष्णदेव राय ने लिखा। जाम्बवती कल्याणम, उषा परिणय। तो साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत, के अलावा स्थापत्य में भी देखेंगे तो इन्होंने अपने माता के नाम पर नागलापुर और नागलापुर नामक शहर बसाया था। नागलापुर शहर बसाया अपने माता के नाम, नागला। इसी ने हम्पी में, हम्पी जिसको हेलेबीड भी कहते हैं ना, हेलेबीड, यहाँ इसने विट्ठल स्वामी का मंदिर भी बनाया, जो कि आज भी हम देखेंगे तो कृष्णदेव राय ने नागलापुर शहर और विट्ठल स्वामी मंदिर के अलावा हजारा राम मंदिर भी बनवाया। हाँ, ये सारे हम्पी में, हेलेबीड में। इनके मंदिरों की विशेषता ये है कि ये गोपुरम है ना प्रकार के मंदिर बनाते थे। जैसे इनके मंदिरों को देखेंगे, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर है ना, ये रथ शैली में बने हुए हैं विट्ठल स्वामी। ये हजारा टेम्पल है। इनके मंदिरों में, जो हम्पी में जो मंदिर है, नहीं थे उस टाइम, ध्वस्त हो गया था लकड़ी के युद्ध में, लेकिन उन मंदिरों के खंभों से, पिल्लरों से सितार की आवाज़ जब जब हम हाथ लगाते थे, तो कहते हैं कि उससे संगीत निकल, संगीत। तो ये दोनों मंदिर हम्पी में कृष्णदेव राय ने ही स्थापित। तो कृष्णदेव राय बहुत ही योग्य, कुशल और भारत के बड़े सूरवीर राजा हैं, उनमें से एक हैं। इनकी सूरवीरता के बारे में, इनके बाबर के ही समकालीन है। बाबर इसी समय भारत आया था। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय के बारे में लिखता है कि विजयनगर साम्राज्य सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय देवराय और उसका विजयनगर इतना शक्तिशाली था। लेकिन जैसे ही कृष्णदेव राय की मृत्यु होती, विजयनगर साम्राज्य का पतन। कृष्णदेव राय, इन्होंने तेलुगु साहित्य का वो काफी प्रश्रय दिया था, इसलिए इनको आंध्र पितामह भी कहते हैं ना, आंध्र पितामह। और अभिनव भोज भी इनकी उपाधि, अभिनव भोज। तो यवन राज स्थापनाचार्य तो बताया, इसके अलावा ये भी कृष्णदेव राय की उपाधियां। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई 1529 ईस्वी। कृष्णदेव राय की जब मृत्यु हुई तो उनका पुत्र छोटा था, अल्पवयस्क था। इस समय शासक बना अच्युत देव राय। शासक, इनके समय में ही एक पुर्तगाली यात्री आया था, जिसका नाम है नुनीज। इसी के दरबार में समय तक रहा। नुनीज एक पुर्तगाली था और घोड़े का व्यापारी भी था, जिसने विजयनगर के बारे में काफी कुछ अपने विवरण में लिखा। अच्युत देव राय ये शासक तो था, लेकिन इतने योग्य नहीं था। तो इस समय कृष्णदेव राय के दामाद राम राय, इसका हस्तक्षेप बढ़ गया। राम राय ये कृष्णदेव राय के दामाद थे। तो राम राय एक्चुअली में वो खुद सत्ता पर काबिज होना चाहता, क्योंकि कृष्णदेव राय का पुत्र अल्पवयस्क था।
तो इस वजह से अच्युत देव राय शासक बना। तो ये इतने योग्य शासक थे नहीं, इसलिए राम राय और इनमें काफी एक तरह से संघर्ष की स्थिति। तो इस समय अच्युत देव राय ने अपने साले सिस्टर लॉ को अपने साले ब्रदर इन लॉ को तिरुमल, इनके साले साहब थे तिरुमल, इसको भी इसके एक तरह से इन दोनों के बीच कंपटीशन कि भाई हमें हमारी ज़्यादा चलेगी कि हमारी ज़्यादा चलेगी। तो इस समय एक तरह से टसन वाली स्थिति। और इससे क्या हुआ, इन दोनों के टसन की वजह से इनका जो काल है एक तरह से देखें तो आंतरिक अशांति का काल, आंतरिक अशांति का काल। क्योंकि इस समय राजा तो ये है, लेकिन राजा रियल राजा बनने की कोशिश एक तरफ ये तिरुमल करता है और एक तरफ ये राम राय, इन दोनों के बीच में कंपटीशन। तो इस समय जनता में एक तरह का क्रोध, अशांति की स्थिति। तो इसी दौरान अच्युत देव राय की मृत्यु हो जाती है। तो अच्युत देव राय के बाद कौन शासक बनेगा, तो ये चाहते थे, तिरुमल चाहता था कि भाई इन्हीं के पुत्र शासक बने, और राम राय चाहता था नहीं, कृष्णदेव राय के पुत्र शासक। तो कृष्णदेव राय का पुत्र सदाशिव राय, और तिरुमल चाहता था कि अच्युत देव राय का पुत्र शासक बने। कौन? वेंकट, वेंकट, वेंकट। तो फाइनली शासक बना वेंकट प्रथम। वेंकट प्रथम ये भी अल्पवयस्क था। तो इसकी माता राजमाता थी वर देवी ने इसको संरक्षण दिया, वर देवी वेंकट प्रथम को संरक्षण दिया। लेकिन अंततः वेंकट प्रथम कुछ ही समय तक शासक रहा, बाद में शासक बना ये सदाशिव राय, राम राय। एक्चुअली ये भी ये और ये, तो इस समय देखो तो इन दोनों ने बाहरी शक्तियों का मदद लिया। बाहरी शक्ति कौन? अपने पड़ोसी दुश्मन बीजापुर के शासक आदिल शाही शासकों से इसने मदद लिया। इसने भी मदद लिया और इसने भी मदद लिया। मतलब एक तरह से देखो तो हमने पड़ोसियों को अपने आंतरिक लड़ाई में इनवाइट कर दिया, हस्तक्षेप का मौका दिया। तो इसी समय देखते हैं कि सदाशिव राय नाम मात्र के शासक बनते हैं, सदाशिव राय, और वास्तविक सत्ता, क्योंकि सदाशिव राय को बनाया किसने? राम राय ने। तो अब राम राय की चलेगी। तो राम राय के संरक्षण में सदाशिव राय शासन कर रहा है, या यूं कहें कि सदाशिव राय नाम मात्र के शासक हैं और राम राय वास्तविक शासक है। सारे निर्णय राम राय, हालांकि ये योग्य व्यक्ति थे, इनके समय में देखें तो विजयनगर शक्तिशाली हुआ, लेकिन इनकी कुछ नीतियां ऐसी थी जिसकी वजह से विजयनगर कमजोर भी हुआ। क्या नीतियां थी? तो देखो, अपने राज्य विजयनगर को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने आंतरिक प्रयास इनका बहुत सही है, लेकिन बाहरी जो प्रयास था वो गलत था। कैसे गलत था? तो पड़ोसी राज्यों के बीच आपस में फूट डालकर अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया, और इसका नतीजा यह हुआ कि इनको एक बहुत ही बड़ा युद्ध का सामना। राम राय की नीति यह थी कि पड़ोसियों के साथ, है ना, जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे बहमनी राज्य बीजापुर, कभी बीजापुर गोलकुंडा के साथ मित्रता कर अन्य के बीच में वो विवाद उत्पन्न करता था, कभी अहमदनगर के साथ बीजापुर के साथ मित्रता कर अन्य जो तुर्की राज्य हैं उनके साथ विवाद। तो अंततः इन बहमनी राज्यों को ही पता चल गया कि ये तो हमारे बीच में फूट डालने का काम करता है। तो सबने मिलकर, इस समय बहमनी शासकों ने सबने मिलकर यह तय किया कि अब इनको मजा चखाया जाए। तो राम राय की जो नीति थी वो इस तरह की थी कि बाहरियों को, जो पड़ोसी राज्य हैं, उनके बीच फूट डालकर शासन। तो एक ना एक दिन तो वो एक्सपोज होगा ही हुआ, और हुआ। फाइनली बहमनियों में से अधिकतर राज्यों ने, मतलब 5 बहमनी राज्य थे, तो राम राय की नीतियों की वजह से बहमनी राज्य, बहमनी साम्राज्य, देखो बहमनी नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि बहमनी खुद ही विखंडित हो चुका था। तो बहमनी से निकला था बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। यहाँ अलग अलग डायनेस्टी थी। बीदर यहाँ बरीद शाही डायनेस्टी, अहमदनगर में निजाम शाही डायनेस्टी, गोलकुंडा में कुतुब शाही, और बीजापुर में आदिल शाही। इन सब का विखंडन बहुत पहले ही हो चुका था, बहमनी साम्राज्य से ही अलग स्वतंत्र हो गए। एक और राज्य था बरार, यहाँ था इमाद शाही डायनेस्टी।
इसमें बरार को छोड़कर इन सब ने मिलकर एक गुट बनाया राम राय और विजयनगर के विरुद्ध में, ठीक है। और फिर विजयनगर पर आक्रमण किया। विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय। राम राय इस समय इसकी उम्र 80 वर्ष था और इसने युद्ध का नेतृत्व किया था। इस युद्ध को बोलते हैं हम लोग, जो 1565 में लड़ा गया, तालीकोटा, बन्नी हट्टी और राक्षस तगड़ी। ये सब आसपास के गांव हैं जहां ये युद्ध लड़ा गया था। राक्षस तगड़ी, इतने नामों से ये युद्ध जाना जाता है। इस युद्ध में ये पार्टिसिपेट नहीं किया था बरार। बहमनियों में बरार इस युद्ध से अलग था, क्योंकि बरार का बीजापुर के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, और बीजापुर ही एक तरह से देखा जाए तो इस युद्ध को, जो तुर्कों ने जो युद्ध लड़ा था बीजापुर के विरुद्ध, तो बीजापुर इस युद्ध को लीड कर रहा था, ठीक है। तो बीजापुर का बरार के साथ संबंध अच्छा नहीं था, इसलिए बरार इस युद्ध से अलग ही रहा। बरार इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में पलड़ा देखा जाए तो विजयनगर का भारी था। विजयनगर का सैन्य बल इनसे काफी ज्यादा था, फिर भी विजयनगर इस युद्ध में परास्त हुआ। इस युद्ध में परास्त होने का दो कारण था। पहला, राम राय, जो विजयनगर की जो सेना थी, इस सेना में धोखाधड़ी हो गई थी, मतलब एक तरह से धोखाबाजी हो गई। जैसे कि आप जानते हो, विजयनगर सेना में बहुत सारे मुस्लिम सैनिक भी थे, तो इसमें एक जो काफी कुशल सैन्य बल था, जिसका नेतृत्व दो मुस्लिम भाई, है ना, जिसको गिजाली ब्रदर्स कहते हैं, गिजाली बंधु, उस सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। गिजाली बंधु, जिसके अधीन लगभग 70,000 सैनिक था। बहमनियों ने गिजाली बंधु को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया था ड्यूरिंग वॉर, और इन दोनों ने इनके पक्ष में युद्ध लड़ा और अपने ही राज्य के सैनिकों के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। तो एक तो ये धोखाधड़ी हो गई, एक कारण ये था विजयनगर के परास्त होने का। दूसरा कारण था रूमी पद्धति। रूमी पद्धति मतलब युद्ध तकनीक में देखेंगे तो विजयनगर की सेना से काफी बेहतर था इनकी युद्ध पद्धति, वॉर टैक्टिक्स, क्योंकि इन सब ने तुर्कों की युद्ध स्टाइल को यहां अपनाया था, जिसको बाबर भी लेकर आया था, जिसको हम बाबर के समय देखेंगे तुलुगामा पद्धति। उसी तरह की पद्धति बहमनियों ने भी इस युद्ध में इस्तेमाल किया था, और इस पद्धति को इस्तेमाल करने वाला एक तुर्क स्पेशलिस्ट, तुर्की स्टाइल में लड़ने वाला, है ना, रूमी खान था, इसलिए इसको बोलते हैं रूमी पद्धति। रूमी खान उस पद्धति को संचालित कर रहा था वॉरफील्ड में। तो रूमी पद्धति, इस पद्धति में यह होता है कि बड़े बड़े तोपों को एक ही जंजीर से बांध दिया जाता है, जिससे विपक्षी, है ना, जो सामने वाला जो दुश्मन सेना है, वो उन जंजीरों के बीच में जकड़ जाएगा, मतलब एक तरह से डेथ ट्रैप में, एक जाल में फंस जाएगा, और फिर वो बच नहीं पाएगा। उसके हाथी घोड़े सब उस जाल में फंस जाएगा। तुलुगामा पद्धति जैसे ही है बिल्कुल, है ना। तो इस पद्धति का इस्तेमाल किया भरपूर। और तीसरा कारण था तोप का इस्तेमाल, तोप और बंदूक, है ना, इसका भी इस्तेमाल बहमनियों ने बहुत ज्यादा, ठीक है। कहते हैं कि जब तोप का इस्तेमाल, तो तोप से एक गोला छोड़ता है, तो इन्होंने तोप में एक गोले के साथ साथ बहुत सारे सोने चांदी, सोने नहीं, तांबे और पत्थर के सिक्के, तांबे के सिक्के और पत्थर भर देता था, जिससे क्या होता है, जब गोला निकलता है तो उसमें बहुत सारे और भी चीजें निकलती हैं, तांबे के सिक्के, पत्थर, तो बहुत सारे सैनिकों को वो मार सकते। तो विजयनगर की सैन्य बल इनकी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वॉर टैक्टिक्स और वेपन्स में ये श्रेष्ठ था। इसलिए इस युद्ध का नतीजा यह निकला कि इस युद्ध में विजयनगर परास्त हो गया, और एक साइकोलॉजिकल एक प्रभाव भी बहमनियों ने विजयनगर के सैनिकों पर दबाव डाला। कैसे? तो प्रारंभ में ही, युद्ध के प्रारंभ में ही राम राय, जो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था विजयनगर की ओर से, कहते हैं कि बहमनियों ने उनको प्रारंभ में ही मार दिया, और मारकर उसका सर युद्ध भूमि में ही लटका दिया। इससे क्या हुआ कि विजयनगर के जो सैनिक थे वो हताश हो गए कि हमारे सेनापति को, तो इससे विजयनगर के सैनिकों में भगदड़ मच गई, और इस तरह से बहमनियों ने, तो कुछ ही महीने ये युद्ध चला था, है ना। 23 जनवरी 1565 में ये युद्ध शुरू हुआ था, और कुछ ही महीने में, कहते हैं कि युद्ध में जैसे ही विजय हुआ बहमनी, तो इस समय बहमनियों ने इनकी जो राजधानी थी हम्पी, उनको लूट लिया,
खंडहर बना दिया, सारे घर महल सबको लूट कर मंदिरों को तोड़ दिया। इस समय के जो एक विदेशी यात्री थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, रॉबर्ट सेवल इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हैं। रॉबर्ट सेवल सेवल इसने एक पुस्तक लिखी है, द फॉरगॉटन एम्पायर। इस पुस्तक में वो कहता है, वो प्रत्यक्षदर्शी था कि किस तरह से यह युद्ध लड़ा गया और कैसे में विजयनगर की हार हुई या बहमनियों की जीत हुई, और बहमनियों ने किस तरह से हम्पी हैलेबीड को तहस नहस कर दिया, खंडहर बना दिया, की जानकारी। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया इस युद्ध में। लेकिन उसके बाद भी देखिए तो विजयनगर काफी शक्तिशाली था। तो इस युद्ध के पश्चात भी विजयनगर साम्राज्य 100 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन वो भव्यता, वो गरिमा वापस कभी प्राप्त नहीं किया। इसके बाद देखिए सदाशिव राय वहां से चला गया, इस युद्ध के पश्चात सदाशिव राय यहां से चला गया और चंद्रनगर बिल्कुल पूर्वी तट में वहां जाकर राजधानी बनाकर शासन करता रहा। कब तक? 1570 तक। फिर 1570 में एक और राजवंश आया, आराविडु राजवंश, आराविडु वंश। इसने भी शासन किया, काफी समय तक आराविडु का भी शासन। तो आराविडु वंश की राजधानी रही बाद में पेनुगोंडा। आराविडु वंश के संस्थापक वेंकट द्वितीय, फिर बाद में रंग तृतीय भी एक शासक हुए। लेकिन इनके समय देखें तो विजयनगर एक छोटा सा राज्य रह गया, क्योंकि इन्हीं के सामंतों ने फिर अलग अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इन्हीं में से एक थे सामंत वडियार, मैसूर में एक स्वतंत्र वडियार राजवंश की स्थापना। तो इस तरह से ये राजवंश चलता रहा अंग्रेजों के समय तक, अब मुगलों के समय तक, जब तक मुगल दक्षिण भारत में नहीं आ गए तब तक ये। लेकिन 1565 जो बन्नी हट्टी या तालीकोटा या राक्षस तगड़ी का युद्ध था, उसकी युद्ध से ही विजयनगर का पतन हो चुका था। उसके बाद खंडहर से बचा। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक